Good morning, Jain to everyone. Welcome back after a long time, after a break of 2 years. तो क्या हालचाल जी? कैसा गया एफकेट? एफकेट दिया था? एफकेट कैसा गया है? और क्या हालचाल? क्या किया है पिछले 10 दिनों में? बताइए। है जी? क्या किया पिछले 10 दिनों में? ये बता दो पहले, तो आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? ओके फाइन। क्या किया पिछले 10 दिनों में? तो सुनिए, अभी नेक्स्ट 20 डेज, लास्ट 20 डेज रहे हैं, T20 खेलने वाले हैं अपन इसमें, है ना? रिवाइज किया ना? ठीक। तो लास्ट 20 डेज है। जैन पुष्पेंद्र, ये 20 डेज बहुत क्रूशियल है यार आपकी, है ना? आपने जितनी भी अभी तक मेहनत की है पिछले 2-3 महीने में, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट 20 डेज आपकी यही है। आप जितना ज्यादा एफर्ट डालेंगे उतना ज्यादा आपको आउटकम मिलेगा एग्जाम के अंदर, है ना? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सी, इन 20 डेज में क्या क्या करने वाले हैं अपन? क्वालिटी आपका मैक्सिमम 6-7 डेज, एक वीक का मान के चलो हाईएस्ट, मतलब बिफोर 20 आपका कंप्लीट है क्वालिटी। ठीक है। एंड बात रही आपकी इकोनॉमिक्स की, रहता है फिर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की क्लास कल से स्टार्ट होगी, आज नहीं होगी। एंड थोड़ा अपन स्पीड रखेंगे उसमें, और थोड़ी क्लासेस बड़ी होगी। सो बी रेडी फॉर दैट। अपने आप को रेडी रखना। इकोनॉमिक्स देखो यार, ऐसा सब्जेक्ट है कि लाइक ये हिस्ट्री वगैरह ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपको टाइम देना पड़ेगा ज्यादा। ये ऐसा सब्जेक्ट है ऑन द स्पॉट, अगर आप समझ गए और उसको सिर्फ एक बार भी आपने रिवाइज कर लिया ना, सिर्फ एक बार, तो आप क्वेश्चन कर लोगे। ऐसा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को प्लीज लीव मत करना ये सोच के कि अभी 20 डेज बचे हैं, क्या ही करे इकोनॉमिक्स। एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो कर लेना है। इंपॉर्टेंट जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक तो बैंकिंग हो गया आपका, एक मनी हो गया, है ना? मनी एंड बैंकिंग वाला ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, इस बार भी आए हैं, उससे पिछली बार भी आए हैं, उससे पिछली बार भी आए हैं। इसके अलावा आपके कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, जैसे जीडीपी हो गया आपका, ग्रोस नेशनल इनकम हो गया, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, सब कुछ इसी के अंदर आ जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ, ट्वेल्थ की मैक्रो इकोनॉमिक्स से करना है ना? आपको एक ही बुक पढ़नी है, बाकी में दिमाग मत लगाओ एक बार। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपके देखा एग्जाम में, बहुत बार पूछा है यार, 5 ईयर प्लान। अब देखो यार, ये आपकी किस्मत है कि आप वाले में आए ना आए, बट जब भी ये 5 ईयर प्लान आता है ना, तो इससे क्वेश्चन 2 से 3 आ जाते हैं एक ही बार में, एक ही पेपर में। और कभी कभी होता है आता ही नहीं है। देखो यूपीएससी का ना एक सीन है, कभी कभी वो टॉपिक पूछता है ना, तो उससे 2-3 क्वेश्चन साथ में पूछ लेता है। ठीक है। तो ये 5 ईयर प्लान को प्लीज रट लेना। इनको रटना ही पड़ेगा आपको, और कोई चांस ही नहीं है। तो 5 ईयर प्लान तो आपको रटना ही रटना है। ये मैं आपको करवा दूंगा एक दिन, है ना? वाईटी के ऊपर करवा दूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यार, बार बार पूछ रहे हैं। अभी आपका सीपीएफ हुआ, उसके अंदर भी आपने देखा होगा 5 ईयर प्लान के 2-3 क्वेश्चन आ गए थे, है ना? तो 5 ईयर प्लान भी इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना। बाकी इकोनॉमिक्स पे फोकस रखना भाई। इस बार देखा आपने सीपीएफ में अपने ने जितना पढ़ा है, उससे ऑलमोस्ट 70+ क्वेश्चंस आ गए थे, अगर मैं मैथ्स के काउंट करूं, है ना? अगर मैथ्स के काउंट नहीं करूं तो एटलीस्ट आपके 55+ क्वेश्चन जीएस से आ गए थे, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। क्योंकि 20 से 25 तो आपके मैथ्स के ही थे। तो हैव कॉन्फिडेंस इन यू, हैव फेथ इन यू। ठीक है ना? जियो को अच्छे से करके जाना, पॉलिटी को आपको अच्छे से करके जाना है, स्पेशली इंपॉर्टेंट चैप्टर।
इक्को को आपको अच्छे से करके जाना है, करंट अफेयर्स को आपको अच्छे से करके जाना है। प्लीज डिफेंस वाली क्लास को मत छोड़ के जाना, उससे पिछली बार 5-6 क्वेश्चन आ गए थे, इस बार पता नहीं कितना पूछेगा, है ना। एसोसिएशन वाली क्लास मत छोड़ के जाना, इस बार भी देखो आपके आ गया था, सीपीएफ में 2-3 क्वेश्चन आ गए थे एसोसिएशन से। कन्वेंशन वाली क्लास मत छोड़ के जाना, कन्वेंशन से सीओपी वगैरह पूछ लिया था इस बार। तो ये जितने भी क्लासेस करवाई है, लोकेशन वाली मत छोड़ के जाना यार, यूक्रेन वगैरह की लोकेशन पूछ लिया था, अरेबियन पेनिनसुला पूछ लिया था। तो ये जितने भी क्लासेस करवाई है यार, इनको छोड़ के मत जाना, इंपॉर्टेंट है ये सारी के सारे। ठीक है जी, क्लियर है सबको ये चीज, क्या बोला है मैंने क्या नहीं बोला है। इकोनॉमिक्स अपने पास देखो 16 डेज रहेंगे, विल ट्राई बेस्ट। जितना इंपॉर्टेंट है वो अपन पहले कर लें, बाद में जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेयरली क्वेश्चन आता है, वो भी अपन बाद में करेंगे थोड़ा थोड़ा। एंड मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास देख के जाना, देखा आपने कि अभी सीएपीएफ हुआ, तो सीएपीएफ में मॉडर्न हिस्ट्री के उसी से 2 से 3 क्वेश्चन आ गए थे। एक तो वो आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाला आ गया था, एक आपका रोलेट एक्ट वाला आ गया था। रोलेट एक्ट आया था ना शायद, हाँ रोलेट ही आया, है ना। तो एलिमिनेशन से हो जाते हैं ये दोनों क्वेश्चन। तो मॉडर्न हिस्ट्री वाली क्लास देख के जाना यार, आपके 2-3 क्वेश्चन छप जाएंगे उसके अंदर, और वो इजी है, टफ नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल, क्लास स्टार्ट करें बताइए। किसी को कोई भी डाउट है पूछो, है ना। अब जितना पूछोगे उतना ही बढ़िया आपके लिए। बताइए किसी को भी कोई भी डाउट। बोलिए जी, किसी का वेट कर रहे हैं क्या। जियोमेट्री में ऑब्वियसली फंसेगा, जितना पीवाईक्यू कर सकते हो उतना पीवाईक्यू करवा देते हैं। एंड पीवाईक्यू में आंसर्स जरूर देखो, स्पेशली पिछले 4 साल के जो पीवाईक्यू उनको अच्छे से करना, हेल्पफुल रहेगा आपके ज्योमेट्री में। देखो पीवाईक्यू से बता दो, अच्छा मैंने वाईटी का नहीं बताया आपको। वाईटी पे देखो मैंने आपको केमिस्ट्री तो करवा दिया, अभी मैं आपको फिजिक्स करवाने वाला हूँ, फिजिक्स के बाद में आपको करवाऊंगा मैं बायोलॉजी। अभी मेरा प्लान इतना है कि यार फिजिक्स और बायोलॉजी आपके अप टू 20 करवाने की कोशिश करूंगा, है ना, 20 तक। उसके बाद में आई विल ट्राई कि आपकी जियोग्राफी के करवा दूं, एंड देन आपके पॉलिटी के एंड इकोनॉमी के करवा दूं। एट देखो, अगर पीवाई क्यू कर रहे हो तो जो ये जियोग्राफी प्लस पॉलिटी प्लस इकोनॉमी है, इसके तो आप एटलीस्ट 8 ईयर्स के करना है यार, एटलीस्ट, है ना। क्योंकि इसमें तो लिमिटेड क्वेश्चन आएंगे, आपके 40 क्वेश्चन एक साल में बनेंगे। ठीक है, बट जो आपकी ये जो है फिजिक्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये तो मैं आपको वाईटी पे करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। इसको मैं आपको 10 साल से ज्यादा करवा रहा हूँ, तो इसकी टेंशन मत लो, वो जो मैं वाईटी पे करवा रहा हूँ मोर देन इनफ है ना। बाकी ये कर लेना 8 साल का, ठीक है ना। क्लियर है। सिर्फ सीडीएस एंड एनडीए, सीएपीएफ में मत घुसना इस चीज में। अगर एक्स्ट्रा टाइम रहता है तो आप सीएपीएफ की तरफ जाओ, वरना सीएपीएफ में मत घुसना। क्योंकि सीडीएस सीएपीएफ ऑलमोस्ट लेवल सेम है, आपको कुछ नया नहीं मिलेगा वहां। फिर भी एक्स्ट्रा टाइम रहता है तो सिविल सर्विसेज में घुस जाओ यार, कर लोगे वो भी। आपको मैंने काफी क्वेश्चन शेयर किए थे सिविल सर्विसेज के, वो वहीं से आते हैं, कुछ नया नहीं पूछता है। घबराओ मत कोई एग्जाम से, है ना, वही सब चीजें आती है। तो चलिए अब गवर्नर स्टार्ट करते हैं ना। गवर्नर देखो यार टफ नहीं है चैप्टर, इट इज इक्विवेलेंट टू प्रेसिडेंट। जो आप प्रेसिडेंट आपने जो पढ़ा है उसी की इक्विवेलेंट है ना, तो कुछ नया नहीं मिलेगा, बस स्लाइटली कुछ चीजें चेंजेस होगी, जैसे पार्डनिंग पावर है, एक पार्डनिंग पावर आपकी प्रेसिडेंट के पास स्पेशल होती है, एक जो आपके बिल पे एसेंट देने वाली पावर होती है वो गवर्नर के पास स्पेशल होती है ना। और एक आपकी जो इसका इलेक्शन का प्रोसीजर है वो थोड़ा अलग है।
और कुछ भी अलग नहीं है, इट इज इक्विवेलेंट टू प्रेसिडेंट। ठीक है, तो चलिए एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, डिफिकल्टी नहीं होगी आज के क्लास में आपको। ओके, तो देखो यार, आपका जो पार्ट फोर्थ है, पार्ट थ्री अपने ने पढ़ा था, पार्ट फोर्थ नहीं सॉरी पार्ट सिक्स है, पार्ट फोर्थ अपने ने पढ़ा था, पार्ट फिफ्थ अपने ने पढ़ा था, अब आता है पार्ट सिक्स। ये जो पार्ट सिक्स है ये किसके बारे में बात करता है आपके, ये स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। ठीक, और ये कहां से कहां तक आर्टिकल, आर्टिकल 153 से लेके 167 तक। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो आपको गवर्नर के बारे में ध्यान रखने हैं, जैसे गवर्नर की जो पोस्ट है वो कौन से आर्टिकल में है, अपॉइंटमेंट क्या है, ओथ क्या है, पार्डनिंग पावर किसमें है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, एट द एंड में आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। अब देखिए जो ये आपका पार्ट फोर्थ है, इसके अंदर आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट में क्या आ जाएगी, आपकी स्टेट एग्जीक्यूटिव आ जाएगी, है ना। तो ये जो आर्टिकल्स है ये स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में क्या करते हैं, आपके डिस्कस करते हैं। अब देखो मैं एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूं तो एग्जीक्यूटिव से आपको क्या क्या याद आएगा। अब देखो सेंटर से रिलेट करते रहना, रिलेट नहीं करोगे ना तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, वरना एकदम सिंपल लगेगा, है ना, मलाई मलाई जैसा लगेगा। अब देखिए स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो आपको, सेंटर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो आपको याद आएगा प्रेसिडेंट होता था, उसके अंदर क्या होता था, आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता था और पीएम होता था, यही होता था राइट। और साथ में क्या होता था, एक सीएजी पार्ट होता था उसका, है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। वैसे ही देखिए स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर आपका क्या क्या आता है, इसके अंदर आपका एक तो आ जाता है गवर्नर। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ, एक तो आ जाता है गवर्नर, एक आ जाता है आपका सीएम, सीएम आएगा तो साथ में क्या आएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आएगी सीएम की, है ना। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज आएगा वो आएगा एजी, एजी क्या होता है आपका, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जो भी स्टेट है उसका एडवोकेट जनरल, है ना। अटर्नी जनरल नहीं होता, ध्यान रखना, अटर्नी जनरल आपका कहाँ होता है, सेंटर पे होता है, मैंने सीएजी गलत बोल दिया, एजी होता है वहां पे अटर्नी जनरल, ठीक है। यहाँ पे होता है एडवोकेट जनरल। अब इसका आर्टिकल यार ध्यान रखना, मेरे को बताओ एडवोकेट जनरल का आर्टिकल कौन सा होता है, और मेरे को ये भी बताओ कि अटर्नी जनरल का आर्टिकल कौन सा होता है, बताइए। ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया आपके, ठीक है जी। अब ये जो गवर्नर होता है भाई, ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड का मतलब, आपको याद है मैंने प्रेसिडेंट करवाया था, प्रेसिडेंट मैंने कहा था कि ये भी क्या होता है भाई, नॉमिनल हेड होता है ना, प्रेसिडेंट में। बट प्रेसिडेंट और गवर्नर में डिफरेंस मेन ये है कि प्रेसिडेंट में आपके क्या होता था भाई, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था ना, आपको याद है। इलेक्ट्रल अपन कॉलेज बनाते थे, उसके अंदर वो क्या करते थे, सारे उसको वोट करते थे, वोटिंग के बाद में क्या बनता था आपके, वोटिंग के बाद में आपका क्या बनता था, प्रेसिडेंट बनता था। तो एडवोकेट जनरल आपके कौन से में है, आर्टिकल 165, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यार, ध्यान रखना, ठीक है। वहीं आपका जो अटर्नी जनरल है वो कौन से में है, अटर्नी जनरल है आपके आर्टिकल 76, ठीक है ना। आर्टिकल को रिवाइज करते रहिए यार, आर्टिकल को आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे यार इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे, बट यहाँ पे कोई इलेक्शन ही नहीं होते हैं, कोई टाइप का आपका इलेक्शन नहीं होता यार, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे आपके गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं होता है, देर इज नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन। देखो रीजन सिंपल सा है यार, पहले आपके जो ड्राफ्ट आया था ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बोला गया था कि भाई इलेक्शन करवा लो। बट आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने क्या बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसने डिसाइड किया फाइनली कि नहीं भाई इलेक्शन नहीं करवाएंगे। रीजन क्या था, रीजन था यार बहुत खर्चा लगेगा, क्यों खर्चा करें इस चीज पे, है ना। दूसरा देखो अगर इलेक्शन करवा देते गवर्नर, तो ये क्या हो जाता, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाता, मतलब अपने हिसाब से काम करता, फिर आपकी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो काम नहीं करते। पार्लियामेंट्री अपन यूनिटरी भी फ्यूचर रखना चाहते थे, अपन चाहते थे कि सेंटर के अंडर क्या रहे, कंट्रोल रहे स्टेट का। अगर ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाता तो स्टेट क्या हो जाता, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाता, इसीलिए आपका क्या नहीं करवाया गया, इलेक्शन नहीं करवाया गया। इसमें क्या चूज किया गया कि ये जो आपका प्रेसिडेंट है यही क्या करेगा, इसको अपॉइंट करेगा, अपॉइंट का मतलब है नॉमिनेट करेगा। देखो एक्चुअल में नॉमिनेट कौन करता है, आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, आपके सजेस्ट करते हैं। सजेस्ट किसको करते हैं, ये करते हैं भाई पीएम को। पीएम फिर इसके कान में जाके बोलता है, कान में जाके क्या बोलता है, भाई इसको क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, मेरे चाचा का भतीजे का लड़का है।
ठीक है। उसके बाद में क्या होता है भाई, इसका नॉमिनेशन होता है और ये क्या बन जाता है, आपका गवर्नर बन जाता है। अब देखो यार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम वगैरह ये सब इसको क्या कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये देखो स्टेट में अपॉइंट हो रहा है, स्टेट में हो रहा है, तो मतलब आपकी सेंटर की क्या हो गई है, कहीं ना कहीं पावर स्थापित हो गई है। मतलब कहीं ना कहीं सेंटर का क्या आ गया है, स्टेट के ऊपर कंट्रोल आ गया है। ये भी एक रीजन था कि आपका क्या नहीं करवाया जाए, इलेक्शन नहीं करवाया जाए। ठीक है जी। ओके। ये ध्यान रखना, ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैंने अभी आपको बताया कि सेंटर क्या करता है, इसको अपॉइंट करता है ना। मतलब सेंटर इसको क्या कहता है, प्रेसिडेंट को कहता है कि भाई अपॉइंट करते हैं, और प्रेसिडेंट फिर क्या कर देता है, अपॉइंट कर देता है। इट डजेंट मीन कि आपका सेंटर की चलेगी, सेंटर ने जैसा कर दिया वैसे ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये पपेट बन गया है ना। सिंपल सा इसका मीनिंग क्या है, इट डजेंट मीन कि ये पपेट बन गया है। ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है भाई, मेंशन्ड है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है जी। ओके। अब देखिए, ये जो आपका नॉमिनेशन है गवर्नर का, ये कौन से मॉडल पे है, ये कैनेडियन मॉडल पे है। मतलब कनाडा में भी ऐसा होता है, अपन ने ये कनाडा से लिया है। जबकि जो यूएस है ना, यूएस में क्या होता है, आपका इलेक्शन होता है। ठीक है ना। तो यूएस मॉडल नहीं है, ध्यान रखना, ये कैनेडियन मॉडल है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके जी। अब ये जो गवर्नर होता है भाई, ये दो काम करता है, आपको डबल डुअल फंक्शन है इसके। ये डुअल फंक्शन इसके ध्यान रखना। पहला फंक्शन क्या है भाई, पहला फंक्शन है कि ये क्या होता है, आपका चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है किसका, स्टेट का। चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। जैसे प्रेसिडेंट होता था ना आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री, स्टेट ही वही बोलते थे, ये स्टेट ही यही बोलेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है भाई ये एजेंट। एजेंट होता है, किसका एजेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। देखो अपॉइंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है ना, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करता है, कहीं ना कहीं काम करता है। तो ये एक एजेंट भी होता है ना। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि क्या हर स्टेट का एक ही एक अलग अलग क्या होना चाहिए, गवर्नर होना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है। तो आपके जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने बोला कि भाई आपके एक से ज्यादा स्टेट में क्या हो सकता है, गवर्नर हो सकता है। एक से ज्यादा मतलब क्या हो गया, जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा, इन तीनों स्टेट का एक गवर्नर भी आप अपॉइंट कर सकते हो, तीनों का क्या करेगा, काम करेगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। कोई नेसेसरी नहीं है कि हर स्टेट का सिर्फ सिंगल आपका क्या होना चाहिए, गवर्नर होना चाहिए। एक ही गवर्नर मल्टीपल स्टेट का क्या हो सकता है, आपका गवर्नर हो सकता है। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एड किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, ये सेवंथ सीएए से किया गया। सेवंथ सीएए 1956, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। इससे क्या ऐड किया गया, गवर्नर कैन बी ऑफ मोर देन टू स्टेट एट ए टाइम। एक साथ क्या हो सकता है भाई, दो या दो से ज्यादा स्टेट का भी क्या हो सकता है, आपका गवर्नर हो सकता है। ठीक है ना, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है भाई। क्लियर है यहां तक चीजें सबको, इज इट क्लियर टू ऑल। बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। चिल है ना सबको। अब देखिए, थोड़ा इसका अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं अपन, है ना। टेन्योर, अपॉइंटमेंट वगैरह, इनके बारे में बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशंस क्या है आपकी, है ना। तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो टेन्योर यार बहुत सिंपल है ये टर्म। ठीक है। द गवर्नर होल्ड्स ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। देखो प्रेसिडेंट जिसको भी अपॉइंट करता है ना, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, जैसे आपके क्या हो गया, इलेक्शन कमिश्नर वगैरह ये हो गए, है ना, यूपीएससी वाले हो गए। कुछ को छोड़ के जिनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, चाहे आपका सीएम हो, पीएम हो, किसको भी अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट जिसको भी अपॉइंट कर रहा है, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तभी तक वो क्या रहेगा, उस ऑफिस में रहेगा। ठीक है। तो ये जो गवर्नर है, इसको अपॉइंट किसने किया, आपके प्रेसिडेंट ने किया है। तो प्रेसिडेंट जब तक चाहेगा तब तक क्या रहेगा, ये ऑफिस में रहेगा, है ना।
वैसे तो देखो यार, एक ऐसे सीन बन गया है कि आपके 5 साल की क्या होती है, इसकी टर्म होती है, 5 ईयर क्या होती है, टर्म होती है, उसके बाद में क्या होता है, रीअपॉइंटमेंट होता है। बट एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है कि भाई गवर्नर की आपकी टर्म कितनी होगी। तो ध्यान रखना, आपकी गवर्नर की कोई भी फिक्स टर्म नहीं है, कोई भी आपकी फिक्स टर्म नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। मतलब नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, टेन्योर की भाई कोई सिक्योरिटी नहीं है, मतलब आपकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कल ही आपको हटाया जा सकता है ना। प्रेसिडेंट का मन कर गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोल दिया कि भाई ये नाटक कर रहा है, इसको हटा दो, भगाओ इसको, तो प्रेसिडेंट कहेगा भाई निकल पहली फुर्सत में, तो वो क्या होगा, आपकी निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो कोई भी टर्म नहीं है, ध्यान रखना, आपकी गवर्नर की। ठीक। अब ये जो प्रेसिडेंट आपकी रिमूव करेगा, अभी तक आपने एक चीज देखी है, प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा रहा है, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा रहा है, किसी को भी रिमूव किया जा रहा है, तो आपके हर जगह मेंशन था कि भाई किस ग्राउंड पे आपकी क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। जैसे प्रेसिडेंट किस ग्राउंड पे रिमूव किया जाता था, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ चीज कर रहा है तो उसको रिमूव किया जाता था। वैसे गवर्नर को अगर प्रेसिडेंट भाई रिमूव कर रहा है, तो कोई भी ऐसे मेंशन नहीं है कि भाई किस ग्राउंड पे आपकी क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, कहीं भी मेंशन नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है ना। मतलब किसी भी बात पे क्या किया जा सकता है भाई, रिमूव किया जा सकता है। ठीक। गवर्नर का भाई देखो, जैसे आपकी इंडियन सॉरी आईएएस होते हैं, उनका क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, वैसे गवर्नर का ट्रांसफर किया जा सकता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, काफी सारे ट्रांसफर अपने को देखने को मिले थे। और जनरली जब भी री इलेक्शन होता है, तब आपको देखो रिमूवल वगैरह, ट्रांसफर वगैरह, ये बहुत देखने को मिलता है। लाइक सपोज जैसे अभी बीजेपी है, मान लो कल को कांग्रेस आती है, तो अभी जो गवर्नर है वो अपॉइंटमेंट तो भाई आपके बीजेपी वाले होंगे, तो उनको वो कांग्रेस वाले नहीं चाहेंगे कि हो, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, इधर रिमूव कर दिया जाएगा या फिर उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, है ना। तो इनका ट्रांसफर भी किया जा सकता है और इनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। मतलब एक बार इनका टेन्योर खत्म हो गया, वैसे तो कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, तो वापस इनको क्या किया जा सकता है, रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब एक चीज, अगर गवर्नर की डेथ हो जाए तो क्या हो, अगर गवर्नर की भाई अचानक से डेथ हो जाए तो क्या हो। अब देखो, अगर डेथ हो जाती है ना, तो इस केस में आपका जो प्रेसिडेंट है, ये पावर्स किसको दे देता है, ये दे देता है भाई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न स्टेट। जिस भी स्टेट में हो रहा है, लाइक सपोज राजस्थान में हो रहा है, राजस्थान का जो गवर्नर है उसकी मान लो डेथ हो गई है, तो उस केस में जो पावर्स होगी उसको कौन एक्सरसाइज करेगा, जो आपका चीफ जस्टिस होगा ना इंडिया राजस्थान हाई कोर्ट का, वो उसको क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा। बट ये एक टेम्पररी बेसिस पे होगा, मतलब जब तक आपका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो जाता है तब तक करेगा। ठीक है जी। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। ओके। अब मेरे को ये बताओ, जब प्रेसिडेंट की डेथ होती थी तब कौन करता था, बताओ। प्रेसिडेंट की डेथ होती थी तब कौन करता था, बताइए जी। वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट की भी डेथ हो गई है तो किसको देगा, तो कौन करेगा। मान लो वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है तो कौन करेगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा। ठीक है। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नर चाहता है कि मैं रिजाइन करूं, तो ये अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा, ये अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा भाई प्रेसिडेंट को, क्योंकि अपॉइंट भी तो यही करता है, अपॉइंट भी तो यही करता है इसको। ठीक है। दूसरा देखिए, अब इसका अपॉइंटमेंट तो कर दिया, इसके जो ओथ सेरेमनी होती है ना, आपने देखा होगा जितनी भी ओथ सेरेमनी है जनरली प्रेसिडेंट लेता है। बट इसकी जो ओथ सेरेमनी होती है गवर्नर की, ये कौन लेता है, ये लेता है भाई आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, है ना। उसी स्टेट का जो चीफ जस्टिस है वो लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। हाँ, सीनियर मोस्ट जस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, ये पॉइंट ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आप किताब में पढ़ते हो कि
प्रेसिडेंट अपॉइंट करा तो ओथ में भी क्या कर देते हो आप, प्रेसिडेंट ही कर देते हो, बट प्रेसिडेंट नहीं दिलाता है ओथ। ओथ सेरेमनी समझ गए ना, शपथ दिलवाते हैं ना वो, कि टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, वो सब बोलते हैं, हाँ? तो वही होता है, ठीक है ना। तो वो ओथ कौन दिलाता है, आपकी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाता है। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। पहली बात तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसकी एज क्या होनी चाहिए, 35 साल से ऊपर होना चाहिए, है ना। सिंपल सी दो आपकी क्या है, क्वालिफिकेशन है, ठीक है जी। अब देखो ये तो है रिटन क्वालिफिकेशंस जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है। अब दो ऐसी चीजें हैं जो आपके कन्वेंशन बन गए, कन्वेंशन इन द सेंस जैसे जैसे टाइम बीता ना, तो वैसे वैसे ये कंसेप्ट आपका क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है ना। वैसे वैसे क्या हो चुका है, कंसेप्ट डेवलप हो चुका है। तो देर आर टू कन्वेंशन दैट द गवर्नमेंट फॉलोज बिफोर नॉमिनेटिंग ए पर्सन एज ए गवर्नर। अब वो देखो दो कंडीशंस क्या क्या है। दैट पर्सन इज नॉट अपॉइंटेड एज गवर्नर हु बिलोंग्स टू द स्टेट, ही शैल बी आउटसाइडर हैविंग नो रिलेशन विद द स्टेट ही इज बीइंग अपॉइंटेड टू। पहली कंडीशन देखो क्या है, पहली कंडीशन है कि मान लीजिए ये राजस्थान है भाई, ठीक है, और राजस्थान में मेरे को क्या करना है, आपका गवर्नर अपॉइंट करना है। अब ये एक इंसान है जो राजस्थान में रह रहा है, और ये मान लीजिए ये क्या आपका बिहार है, ये बिहार में एक आदमी रह रहा है। अब मैं चाहता हूं कि राजस्थान में मेरे को गवर्नर बनाना है, तो मैं इस इंसान को गवर्नर नहीं बना सकता हूं, मतलब उसी स्टेट के इंसान को गवर्नर नहीं बना सकता हूं। ये कहां से आएगा, ये दूसरे स्टेट से आएगा, ये क्या बनेगा, इसका गवर्नर बनेगा। सिंपल सी बात ये है, समझ गए। मतलब अगर आपको बिहार का गवर्नर बनाना है तो ये बिहार का कोई भी इंसान नहीं बनेगा, आसपास के स्टेट से क्या आएगा, वो इंसान आएगा, जैसे राजस्थान यूपी यहाँ से क्या आएगा, वो आएगा, ठीक। दूसरा देखिए क्या है, कंसल्टेशन ऑफ द प्राइम चीफ मिनिस्टर इज टेकन बाय द प्रेसिडेंट बिफोर अपॉइंटिंग ए गवर्नर। जब भी प्रेसिडेंट आपके गवर्नर को अपॉइंट करता है तो ये क्या करता है भाई, चीफ मिनिस्टर से भी बात करता है। क्योंकि देखो यार, सरकार तो चीफ मिनिस्टर को चलानी है ना, तो ये इनसे बात की जाती है कि भाई ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इससे। तो ये बताते हैं हाँ ठीक है। अगर ये ना भी बोलेंगे ना कि भाई दिक्कत है, तो भी प्रेसिडेंट की चलेगी, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की चलती है, उनकी मर्जी है, वो जिसको चाहे उसको अपॉइंट करे। तो ये दो क्या बन गए, आपकी कन्वेंशंस बन गए। बट वन थिंग इज इम्पोर्टेंट हियर, वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इनको काफी बार वोलेट भी किया गया भाई, है ना। वोलेट का मतलब क्या हो गया, वोलेट का मतलब हो गया इनका भाई कभी कभी आपका क्या किया गया, निरादर भी किया गया, है ना, बोथ कन्वेंशंस। अगर एग्जाम में स्टेटमेंट आता है कि that person must belong to the other state to being appointed in a particular state as a governor, तो स्टेटमेंट क्या है भाई, बताओ। अगर इस एग्जाम में स्टेटमेंट आता है कि टू पर्सन टू बिकम ए गवर्नर ऑफ ए स्टेट ही मस्ट बिलोंग फ्रॉम द अनदर स्टेट टू द स्टेट विच ही वांट्स टू गेट अपॉइंटेड, ये सही स्टेटमेंट है या गलत है, ये बताइए मेरे को, है जी, सही स्टेटमेंट है या गलत है। अब देखो यहीं पे एग्जाम में थोड़ा फंस जाते हैं अपन। मैंने एक वर्ड यूज किया मस्ट, मस्ट यार यहाँ पे गलत है। अभी मैंने क्या कहा, काफी बार वोलेट भी हुआ है। वोलेट का मतलब क्या हो गया, वो मस्ट नहीं है चीज, है ना, वो मस्ट नहीं है यार, ये बस एक कन्वेंशन बनाया है आपने ने, बट जरूरी नहीं है इसको आप फॉलो करो, समझ गए ना। तो ये पॉइंट दिमाग में रखना, इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई है कि ये दोनों के दोनों वॉयलेट हुए हैं। मतलब चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी कभी कभी आपके गवर्नर बनाया गया है, और उसी स्टेट का क्या बनाया गया है, इस गवर्नर बनाया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, मस्ट शुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, इन पे फोकस जरूर करना। जैसे वर्ड हो गया ऑलवेज, ऑलवेज काफी यूज होता है आपके, है ना। जनरली ये जो एक चीज बताता हूँ, ट्रिक ये समझ लो इसको, जनरली ये जो मस्ट हो गया, ऑलवेज हो गया, ये वर्ड जो यूज होते हैं ना, जनरली ये स्टेटमेंट क्या होते हैं, गलत होते हैं जनरली, हर बार नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, यूजुअली गलत होते हैं, ठीक है ना। और जो ये मे वाला स्टेटमेंट होता है ना, ये जनरली क्या होता है, करेक्ट होता है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ ऑफिस। अब देखो कौन कौन किस बेसिस पे आपकी क्या बन सकता है ऑफिस में
गवर्नर का ऑफिस आपके अपॉइंट किया जा सकता है। पहली बात तो वो किसी का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना ही लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, ना ही राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, ना ही आपका स्टेट लेजिस्लेचर का होना चाहिए। स्टेट लेजिस्लेचर का होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कोई भी मेंबर नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम पॉलिटिक्स से दूर आदमी चाहिए अपने को। ओके जी, क्लियर है, पहली चीज ध्यान रखना। दूसरा क्या है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये तो हर में ही आता है भाई। इसको भाई राजभवन दिया जाता है, जैसे राष्ट्रपति भवन दिया जाता है ना प्रेसिडेंट को, वैसे इसको क्या दिया जाता है, राजभवन दिया जाता है, ठीक है। और इसको इसका कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है, ये तो सबको ही पता है। इसकी जो भी इनकम वगैरह होगी ये कौन डिसाइड करता है, आपके पार्लियामेंट डिसाइड करता है, ठीक है ना, कि कितना इसको एमिलमेंट्स मिलेगा, अलाउंस मिलेगा और प्रिविलेजेस मिलेगी। वेन ए गवर्नर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टू और मोर स्टेट्स, जब देखो अगर ये तो हो गया कि भाई आपके कितनी इनकम मिलेगी, क्या मिलेगी, इसको ना एक्चुअल में इनकम देता कौन है। इनकम इसको मिलती है स्टेट फंड से। स्टेट फंड से क्या मिलती है, इनकम मिलती है। जब देखो जैसे मान लो ये राजस्थान है, ये आपका पंजाब है, और ये आपका हरियाणा है, और मान लो इसको इनकम मिलती थी यहाँ पे कितनी, 3 पॉइंट, वैसे तो मिलती है 3.5 लाख अभी, पहले 1.20 थी, अभी इतनी मिलती है ना, आफ्टर 2018। बट मान लीजिए इसको सपोज इसको इनकम मिल रही है भाई 3 लाख। अब 3 लाख मिल रही है और मान लो ये तीनों स्टेट का गवर्नर एक ही है, सिंगल गवर्नर। तो क्या इस केस में इसको इनकम कैसे मिलेगी, इस केस में ना ये इक्वली डिवाइड हो जाता है, मतलब 1 लाख ये देगा, 1 लाख ये देगा, 1 लाख ये देगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगेन ध्यान रखना। ओके, डिवाइड हो जाती है सभी स्टेट्स के बीच में, ठीक है जी। और इसको डिटरमाइन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। अब जरूरी नहीं है कि ये भाई इक्वली प्रोपोर्शन में हो, जनरली इक्वल प्रोपोर्शन में होता है, बट प्रेसिडेंट क्या करता है, आपकी डिसाइड करता है कौन सा स्टेट कैसे देगा। अब देखो ये रीजन क्यों है, रीजन इसलिए है, लाइक सपोज एक स्टेट आपका बहुत ही गरीब, जैसे मान लो कि ये नागालैंड है, ठीक है, और एक स्टेट आपका अमीर, जैसे मान लो आसाम है। तो इन दोनों का अगर आपको बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये कम देगा ये ज्यादा देगा, है ना। तो उस केस में क्या होता है, आपकी प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि भाई किसको कितना पैसा देना है। जब इसका टेन्यूर स्टार्ट हो गया, एक बार अपॉइंट हो गया, तो ये आपका जो पार्लियामेंट है इसकी इनकम क्या नहीं कर सकता है, कम नहीं कर सकता है, जितनी एक बार डिसाइड हो चुकी है उतनी देनी पड़ेगी, ठीक। इसको भी भाई प्रेसिडेंट की तरह इम्यूनिटी मिलती है, मतलब जो आपकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वगैरह थी ना उनमें क्या मिलती है, इम्यूनिटी मिलती है। इवन जो पर्सनल एक्ट्स होते हैं, मतलब जो खुद करता है ये, उसमें भी क्या मिलती है, आपकी इम्यूनिटी मिलती है। ओके, इसको सिविल प्रोसीडिंग्स के खिलाफ भी इम्यूनिटी मिलती है, बट सिविल प्रोसीडिंग्स इसके खिलाफ बिठाई जा सकती है, इसको अगेन 2 मंथ का क्या देना पड़ता है, प्रायर नोटिस देना पड़ता है। अब आप मेरे को ये बताओ कि प्रेसिडेंट को जब आपकी सिविल प्रोसीडिंग्स आप बिठाते थे तब कितना दिन का आपको नोटिस देना पड़ता था। इसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, इम्प्रिजनमेंट नहीं किया जा सकता, ये तो देखो इंटर रिलेटेड चीज है। बताइए। कुछ बोल रहे 2 मंथ्स, कुछ बोल रहे 14 डेज। 14 डेज तो स्पीकर को मिलता था ना। 2 महीने था यार। वो जो 2 हफ्ते थे वो आपके उसके खिलाफ थे, स्पीकर हो गया, डिप्टी स्पीकर हो गया आपका, है ना, चेयरमैन वगैरह हो गए। ये जो प्रेसिडेंट और ये गवर्नर है ना, इनमें दोनों में 2 महीने थे, ठीक है ना। इन डेट्स को याद कर लेना, ये डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, तो ये ब्लैंक हो जाएगा सब, ठीक है ना। तो 14 डेज उनके लिए था कि उनको प्रायर नोटिस देना पड़ता है कि भाई आपके खिलाफ क्या बैठने वाली है सभा में, आपके खिलाफ आपको रिमूवल प्रोसीजर आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस की। अब देखो ये जो पावर्स है ना ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट के सिमिलर है, बट कुछ स्पेशल पावर्स है जो आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है जो, ठीक है। बाकी यार सारी आपकी क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। अब देखो
एवरी एग्जीक्यूटिव एक्शन इन द स्टेट टेकन ऑन हिज नेम, ये तो वहां पे भी था, प्रेसिडेंट में भी था, सेम ही चीज है, ठीक। However, order that has been taken in his name is to be authenticated. The rules for the same can be specified by the governor. ठीक है। अब जो भी एक्शन लिया जाएगा ये कौन बताएगा? गवर्नर बताएगा कि भाई कौन सा एक्शन कैसे लेना है। ही मे नॉट मेक रूल्स टू सिंप्लीफाई द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देखो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका जो बिजनेस को सिंप्लीफाई करने के लिए ये क्या कर सकता है? लॉज बना भी सकता है और लॉज नहीं भी बना सकता है, इसकी खुद की मर्जी है। ठीक है जी। जो इसके मिनिस्टर्स हो गए उनके बीच में अच्छे से बिजनेस चलता रहे। चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स आर अपॉइंटेड बाय हिम। देखो सेम ही प्रेसिडेंट वाला सीन आ रहा है, वहां पे भी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता था? यही करता था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मैं बोल रहा था आपको ध्यान रखना है। इट इज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अपॉइंट ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन द स्टेट्स। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन द स्टेट कौन अपॉइंट करता है, और ऑप्शन में आता है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर आपका चीफ मिनिस्टर। इसका आंसर ध्यान रखना क्या होगा? आपका गवर्नर होगा, है ना। तो ये ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री होता है, इसको स्टेट में कौन अपॉइंट करता है? यही करता है। अब भी ध्यान रखना टोटल 4 स्टेट में क्या होती है आपकी? ये अपॉइंट होती है। और ये 4 स्टेट कौन से है? ये 4 स्टेट है, नाम ध्यान रखना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इसमें पहले अर्लियर आपकी बिहार भी इंक्लूडेड था, ये भी ध्यान रखना। इस बिहार को क्या कर दिया गया था? एक्सक्लूड कर दिया गया था, मतलब रिमूव कर दिया गया था भाई 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2006। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। ओके। ही अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स एंड डिटरमाइन देयर रिम्यूनरेशन। जो एजी होते हैं आपको उसको भी यही अपॉइंट करता है। वही देखो प्रेसिडेंट वाला सीन है, वहां पे भी एजी को कौन करता था? प्रेसिडेंट करता था। यहाँ पे कौन करता है? गवर्नर करता है। इसकी जो सैलरी वगैरह है ध्यान रखना आपकी कौन डिसाइड करता है? ये करता है, ना कि आपका स्टेट लेजिस्लेचर करता है, वहां पे पार्लियामेंट करता था। ही अपॉइंट्स द फॉलोइंग पीपल। और देखो ये किस किस को अपॉइंट करता है? ए करता है आपके इलेक्शन कमिश्नर को, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है, ठीक। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यहाँ पे इन दोनों के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, इनको अपॉइंट तो कर सकता है, कैन नॉट रिमूव। इनको ये रिमूव नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इनको रिमूव नहीं किया जा सकता है। इनको रिमूव करना ना तो प्रोसीजर किसका सिमिलर होगा? जैसे आपके हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है वैसे ही इनको रिमूव किया जाएगा। अब ये जो हाई कोर्ट रिमूवल प्रोसीजर है ना, जजेस रिमूवल प्रोसीजर, ये मैं आपको तब पढ़ाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली कल पढ़ेंगे अपन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तब बताऊंगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव किया जाता है। तो वैसे ही इनको रिमूव किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन, कि इनको अपॉइंट तो कर सकता है बट रिमूव नहीं कर सकता है। जबकि आपने ऊपर पढ़ा कि बहुत सारे अपॉइंटमेंट है जिनको ये क्या कर सकता है? खुद रिमूव कर सकता है। जैसे सीएम हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, वाइस चांसलर हो गया। अब ध्यान रखना जो आपके वाइस चांसलर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, उनको भी क्या करता है? यही अपॉइंट करता है, अपॉइंटमेंट अगेन यही देता है, ठीक है। ये आपके स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है कि भाई आपने ये काम क्यों किया है, ये काम क्यों किया, मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जिसको आप क्या बोलते हो? प्रेसिडेंट्स रूल बोलते हो, है ना, प्रेसिडेंट्स रूल बोलते हो। उसको भी रिकमेंड कौन करता है? यही करता है, प्रेसिडेंट को बोलता है कि भाई हमारे क्या लगा दो, प्रेसिडेंट रूल लगा दो। स्टेट इमरजेंसी जिसको आप बोलते हो, ठीक है, ये भी यही बोलता है। ओके, ठीक है ना। और जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है तो भाई इसके पास ना बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। क्लियर है? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, हाँ, एक थोड़ा सा एडिट कर लेना। ये जो आपका इलेक्शन कमिश्नर है ना, ये सिर्फ उसके प्रोसीजर से होता है। जबकि ये स्टेट पीसीएस वाले लोग है ना, जितने भी चेयरमैन है, मेंबर वगैरह हो गए, इनको रिमूव आपके कौन कर सकता है? गवर्नर नहीं कर सकता, इनको रिमूव प्रेसिडेंट करता है ना। इनके लिए ये प्रोसीजर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट वाला, हाई कोर्ट वाला नहीं है। इनको डायरेक्टली प्रेसिडेंट आपका रिमूव कर सकता है, बट गवर्नर नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना गवर्नर के बारे में। गवर्नर ना आपका क्या होता है? चांसलर होता है यूनिवर्सिटीज का, चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज।
अब जैसे जितने भी आपके राजस्थान में यूनिवर्सिटीज है ना, उनका चांसलर कौन है भाई? आपका जो गवर्नर है राजस्थान का वो है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अब लेजिस्लेटिव पावर की बात करते हैं, सेम सिमिलर पावर्स है यार, है ना। ये क्या कर सकता है? प्रोरिग्यू कर सकता है, समन कर सकता है। हाउसेज है उनको क्या कर सकता है? समन कर सकता है, मतलब मीटिंग बुला सकता है। प्रोरिग्यू कर सकता है, मतलब आपके डिसोल्यूशन वगैरह कर सकता है, डिसोल्व कर सकता है ना, डिसोल्व कर सकता है भाई। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, उनको ये सब एक्शन ये ले सकता है। जैसे प्रेसिडेंट क्या कर देता था, आपको याद होगा, जितना भी नया सेशन स्टार्ट होता था, चाहे इलेक्शन के बाद में पहला सेशन हो, चाहे हर ईयर का पहला सेशन हो, उसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट आपका क्या कर देता था? भाषण देता था। यहाँ पे भी एड्रेस कौन करता है? आपके गवर्नर भाषण देता है, फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर प्लस आफ्टर इलेक्शन। आफ्टर इलेक्शन भी फर्स्ट सेशन होता है, यही देता है। ठीक है जी। If any bill is pending in the state legislature, governor may not send a bill to the state legislature concerning the same. इसमें क्या कर सकता है? एक्चुअली इस पॉइंट को थोड़ा हाँ मॉडिफाई कर लेना। इसमें क्या करता है? ये मैसेज सेंड करता है ना। अगर कोई बिल अगर पेंडिंग पड़ा है कोई भी हाउस के अंदर, तो ये क्या करता है? मैसेज सेंड करता है कि भाई इसके बिल के बारे में डिसाइड करो, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक। If the Speaker of the Legislative Assembly is absent and the same in the Deputy Speaker, then Governor appoints a person to preside over the session. ये पॉइंट तो आपने वहां पे भी पढ़ा था कि जब भी आपका स्पीकर भी एब्सेंट होता है, डिप्टी स्पीकर भी आपका एब्सेंट होता है लोकसभा के अंदर, और एक आपके वहां पे क्या होता था? स्पेशल एक कॉलेज होता था, मैंने बताया था, है ना, 12 या 14 मेंबर का होता था। कितना मेंबर का होता था बताओ मेरे को कमेंट में। उन मेंबर्स में से क्या किया जाता था? आपके अपॉइंट किया जाता था। अगर उनमें से भी एब्सेंट होता था तो मैंने बताया था आपका क्या करता था? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था। बट यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है आपकी, डायरेक्ट गवर्नर क्या करता है? अपॉइंट करता है, अगर ये दोनों ही क्या हो? आपके एब्सेंट हो। प्लस अगर कोई स्टेट के अंदर बाई कैमरलिज्म है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, वैसे ये स्टेट लेजिस्लेचर में पढ़ेंगे, स्टेट के अंदर ना आपको कुछ स्टेट के अंदर तो सिर्फ यूनिकैमरलिज्म मिलेगी, यूनिकैमरल मिलेगी, और कुछ के अंदर क्या मिलेगी? बाई कैमरल मिलेगी। इनका क्या मतलब है? यूनिकैमरल का मतलब है आपको सिर्फ एक असेंबली मिलेगी, जो कि क्या मिलेगी? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। और बाई कैमरलिज्म में क्या मिलेगी आपको? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दोनों मिलेगी आपको। ठीक है जी। अगर किसी स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसका जो चेयरमैन होगा और डिप्टी चेयरमैन होगा, अगर ये आपके एब्सेंट है, उस केस में भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा आपके? उस केस में भी अपॉइंट आपका गवर्नर ही करेगा। ठीक है जी। ओके। अब जैसे प्रेसिडेंट क्या करता था? 12 लोगों को आपके राज्यसभा में क्या करता था? अपॉइंट करता था, और मैंने कंडीशंस बताए थे किस किस कंडीशन पे करता है। वैसे गवर्नर क्या करता है? 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, एसएलए की बात हो रही है, एसएलसी की। जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके जो टोटल मेंबर है, मान लो टोटल आपकी 30 है, तो 30 में से 1/6 मतलब 5 मेंबर आपकी कौन करेगा? गवर्नर अपॉइंट करेगा। कोई फिक्स नंबर नहीं है, बस रेशियो दिया है कि 1/6 क्या करेगा टोटल का? गवर्नर करेगा। और ये लोग कहां कहां से होने चाहिए? जिनके पास स्पेशल नॉलेज, क्या हो भाई? स्पेशल नॉलेज, या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। जैसे आपके लिटरेचर में होना चाहिए, साइंस में होना चाहिए, आर्ट में होना चाहिए, कोऑपरेटिव मूवमेंट में होना चाहिए, सोशल सर्विस। अब यहाँ पे देखो यार, एक स्पेशल चीज क्या है, वहां पे आपकी ये नहीं थी, सेंटर में ये नहीं था, कहीं टर्म पड़ा था ऐसा, जबकि यहाँ पे ये है, और एग्जाम में ऐसे ही पॉइंट में आपको क्वेश्चन बना के फंसा लेता है। ठीक है ना। हाँ, बाई कैमरल आपके कौन से स्टेट में मिलेगा? टोटल 6 स्टेट में मिलेगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो वैसे, बाई कैमरलिज्म आपको कहाँ कहाँ मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि पूछा गया है भाई, पिछले से पिछले में आया था शायद। महाराष्ट्र में मिल जाएगा आपको, कर्नाटका में मिल जाएगा, आ, आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा, तेलंगाना, आपके यूपी में मिल जाएगा, बिहार में मिल जाएगा। ठीक है ना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था तब सीटीएस में, आपको 4 ऑप्शन दे दिए एंड कोड दे दिया, और पूछा कि इनमें से कौन से स्टेट के अंदर आपको बाय कैमरलिज्म मिलेगी। ठीक है।
अब जैसे आपको याद है लोकसभा में दो क्या होते थे, एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था, बट अभी नहीं है ऐसा प्रोसीजर। वैसे गवर्नर क्या करता है, आपका एक मेंबर क्या करता है, एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता है इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक। ये क्या करता है, आपके इलेक्शन कमीशन को कंसल्ट करता है अगर किसी भी मेंबर को क्या करना है, डिस्क्वालीफाई करना है। याद है आपको, प्रेसिडेंट भी क्या करता था, इलेक्शन कमिश्नर से क्या करता था, डिस्कशन करता था जब भी कोई मेंबर को क्या करना पड़ता, डिस्क्वालीफाई करना पड़ता था। तो ये भी कंसल्ट कर सकता है। कोई भी बिल इंट्रोड्यूस होगा उसमें क्या कर सकता है, ये 4 एक्शन ले सकता है, जबकि प्रेसिडेंट सिर्फ 3 ले सकता था, गिव हिज असेंट, विथहोल्ड हिज असेंट, रिटर्न द बिल। ये स्पेशल पावर इसके पास, रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। ठीक है ना, ये इसके पास में स्पेशल पावर है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि ये जो रिजर्व करता है बिल, ये कब कब करता है, देखो कब कब करता है। अगर ये बिल आपके कोई भी हाई कोर्ट से रिलेटेड है, स्टेट हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज है कि जजेस इतने होने चाहिए, ये इतना ना चाहिए, किसी भी चीज के बारे में अगर बात कर रहा है, तो उस केस में क्या करता है, ये आपकी क्या कर लेता है, बिल को रिजर्व कर लेता है और प्रेसिडेंट के पास भेज देता है कि सर आप डिसाइड कीजिए, मेरे तो दिमाग का क्या हो चुका है, दही हो चुका है ना। और देखो कौन सी केसेस है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखना। एक होता है भाई अल्ट्रा वायरस, आपके टर्म ऐसे ही आएगा एग्जाम में, पूरा स्टेटमेंट नहीं आएगा। अब देखो अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है, अगर स्टेट कोई भी ऐसा बिल ला रहा है जो क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहा है, उस केस में क्या हो जाएगा, आपका ये अल्ट्रा वायरस कहलाया जाएगा, और ये क्या किया जाएगा, आपके प्रेसिडेंट के पास है, रिजर्व कर सकता है। अगर कोई भी बिल ऐसा है जो आपकी डीपीएसपी के खिलाफ है, तो उसको भी प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया जा सकता है। अगर कोई बिल ऐसा है जो आपकी जनता के खिलाफ है, मतलब लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री के खिलाफ है, तो भी किया जा सकता है। अगर कोई बिल ऐसा है जो आपके नेशनल इंपॉर्टेंस के खिलाफ है ना, कोई आपका स्टेट ऐसा चाहता है कि हम तो अपने आप को इंडिपेंडेंट बोलते हैं आज के बाद, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन का खुद का ही होगा, तो वो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए क्या हो गया, आपका खतरनाक हो गया, है ना। अगर कोई बिल ऐसा है जो आपकी किस चीज के लिए, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज डेल्ट विद द आर्टिकल 31A इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर किसी की प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, तो उस केस में भी क्या किया जा सकता है, आपके ये बिल को रिजर्व किया जा सकता है। ठीक है जी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और, इसके पास क्या होती है भाई, ऑर्डिनेंस पावर होती है। चलो ये अगले पे बताता हूँ। आपको याद है प्रेसिडेंट के पास भी क्या होती थी, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती थी, तो इसके पास भी क्या होती है भाई, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है ना। अब याद है आपका प्रेसिडेंट जब ऑर्डिनेंस बनाता था, तब मैंने आपको कंडीशन दी थी कि कब ऑर्डिनेंस क्या कर सकता है, आपके प्रोमलगेट कर सकता है। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, कुछ आपकी ऑर्डिनेंसेस ऐसी है जो आपके जब सेशन होता है तब भी कर सकता है, और कुछ ऑर्डिनेंसेस ऐसी थी जो आपके जब दोनों में से, दोनों हाउसेस में से एक हाउस आपका सेशन में नहीं है, तब भी आपकी क्या की जा सकती है, वो आ, आपकी प्रोवाइड की जा सकती है। सेम केस यहाँ पे है। अगर किसी स्टेट के अंदर, अब देखो स्टेट के अंदर दो कंडीशन हो सकती है अगेन वही, कुछ स्टेट ऐसे होंगे जिसमें क्या होंगे, आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और कुछ स्टेट ऐसे होंगे जहां पे क्या होगी, आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। अगर किसी स्टेट के अंदर एक ही है, तो अगर ये सेशन में नहीं है, नॉट इन सेशन, तो उस केस में क्या किया जा सकता है, आपके ऑर्डिनेंस प्रोवाइड की जा सकती है। क्योंकि देखो ऑर्डिनेंस कब प्रोवाइड की जाती है, जब आपके स्टेट के अंदर कोई प्रोसीजर ही नहीं है लॉ बनाने वाला। तो अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी, तो भाई लॉ कौन बनाएगा, लॉ तो यही बनाएगा ना। अगर इन दोनों में से, अगर ये दोनों है, तो ईदर ऑफ देम इज नॉट इन सेशन, ईदर ऑफ देम इन नॉट सेशन। अगर दोनों में से एक भी अगर आपकी सेशन में नहीं है, तो उस केस में भी क्या की जा सकती है, ऑर्डिनेंस बनाई जा सकती है। क्योंकि देखो इस केस में तो सिर्फ ये एक ही बना रही है आपकी लॉ, इस केस में ये दोनों की रिक्वायरमेंट होगी लॉ बनाने के लिए, है ना, क्योंकि दोनों हाउसेस से पास करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा भाई, आपको ऑर्डिनेंस अगर आपको कोई भी लॉ बनानी है, तो उस केस में क्या किया जा सकता है, गवर्नर अपनी ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकता है। समझ गए, तो ध्यान रखना, सारी समझने वाली चीजें हैं, रटने वाली चीजें नहीं है। क्लियर। अब ध्यान रखना, जो आप रिलेट करते चलो चीजों को, प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आपकी किसमें थी, आर्टिकल 123। देखो इसको याद रखना बहुत सिंपल है, 123, जबकि गवर्नर की किसमें है भाई, गवर्नर की है 213, है ना। देखो सिंपल है ना, 123 213, दोनों में नंबर सेम है, ऐसे याद रख लो, ठीक है ना, 123 213। ठीक है जी।
और देखो इसका क्या फंक्शन है, फाइनल जो फंक्शन ये है कि ये क्या लाता है, ये तीन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है, ये भी क्या करता है आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने प्रेजेंट करता है, जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट होती है, ये भी क्या करता है, यही पब्लिश करता है बिफोर दी हाउसेस। फिर आती है भाई आपकी फाइनेंशियल पावर्स। अब सेम फाइनेंशियल पावर्स है, जब भी आपका एनुअल स्टेटमेंट आता है, मतलब स्टेट बजट आता है, ये क्या हो गया, एनुअल स्टेटमेंट। याद है वहां पे भी एनुअल स्टेटमेंट आता था, तो मैंने आपको बताया था कि भाई क्या देखता है, आपका प्रेसिडेंट देता है, और प्रेसिडेंट क्या करता है, सबसे पहले आपके हाउसेस में प्रेजेंट करता है, मतलब अपॉइंट करता है ना, उसकी रिकमेंडेशन लगती है। वैसे ही स्टेट बजट यहाँ पे एनुअल स्टेटमेंट आएगा तो किसकी लगेगी, कौन देखेगा भाई, यही देखेगा सबसे पहले। ठीक है। अगर आपको मनी बिल इंट्रोड्यूस वहां पे करना था तो कौन करता था भाई, प्रेसिडेंट करता था। यहाँ पे भी किसकी रिकमेंडेशन लगेगी, इसी की रिकमेंडेशन लगेगी। ठीक। वहां पे भी आपकी जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होती थी, कौन प्रोवाइड करता था, वही करता था। यहाँ पे भी कौन करेगा, यही रिकमेंड करेगा, रिकमेंडेशन बोल रहा हूँ, है ना, प्रोवाइड नहीं करेगा। प्रोवाइड तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होने के बाद में होगा, रिकमेंड ये करता है। वहां पे क्या होता था, आपका कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता था, यहाँ पे क्या होता है, कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट होता है। और इससे अगर कोई भी पैसा निकालना है तो भाई किसके कौन देखेगा इसको, पूरे को, इसका पूरा ध्यान रखेगा आपका गवर्नर। मतलब यही देखेगा कि भाई कितना पैसा निकल रहा है, कितना पैसा आपका नहीं निकल रहा है। ठीक है जी। तो वही सारी सेम पावर्स है यार, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। फाइनली आती है भाई आपकी जुडिशियल पावर। अब देखो जुडिशियल पावर क्या क्या होती है। सेम जुडिशियल पावर है, पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिट, कॉम्यूट। बस एक स्पेशल होती है कि ये डेथ सेंटेंस को आपके पार्डन नहीं कर सकता। एक और क्या नहीं कर सकता ये, आपको याद है मैंने एक और पावर वहां पे लिखवाई थी। बट एक चीज ध्यान रखना, डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता है, बट ही कैन रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिट, कॉम्यूट। डेथ सेंटेंस को ये सब कर सकता है। समझ गए ना, सिर्फ डेथ डेथ सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, पॉइंट समझना। सिर्फ डेथ सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, डेथ सेंटेंस को ये क्या नहीं कर सकता है, पार्डन नहीं कर सकता है। ये सिर्फ किसके पास पावर है, ये सिर्फ आपके प्रेसिडेंट के पास है ना। बाकी ये डेथ सेंटेंस को आपके रिप्राइव कर सकता है, रेस्पेक्ट कर सकता है, रेमिट कर सकता है, कॉम्यूट कर सकता है, पार्डन नहीं कर सकता। पार्डन का मतलब क्या हो जाता है भाई, पूरी तरीके से माफ कर देना। समझ गए ना, पार्डन का मतलब है पूरी तरीके से माफ कर देना। ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, बट ये चेंज कर सकता है इसको। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपके जो क्या बोलते हैं इसको, जो कोर्ट मार्शल होता है आपके, मिलिट्री से रिलेटेड कोई भी आपकी पनिशमेंट को पार्डन वगैरह कुछ भी करना होता है, तो इसमें जो आपकी पार्डनिंग पावर होती है, ये सिर्फ किसके पास होती है, ये आपके प्रेसिडेंट के पास होती है। क्यों होती है, बिकॉज प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, तो ये गवर्नर के पास नहीं होती है। ओके। प्रेसिडेंट कंसल्ट्स द गवर्नर व्हाइल अपॉइंटिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। और देखो इसके पास क्या जुडिशियल पावर है, जब भी हाई कोर्ट के कोई भी जजेस आपके अपॉइंट किए जाते हैं तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ध्यान रखना। हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, ना कि गवर्नर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कंफ्यूजन होता है ना। हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, बट कंसल्ट किससे करता है, गवर्नर से करता है। In consultation with the High Court, Governor makes appointment, postings and promotions of the district judges. बट जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होता है ना, इनको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर करता है। और ये किससे करता है डिस्कस, ये करता है हाई कोर्ट से। इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ही ऑल्सो अपॉइंट्स द पर्सन टू द जुडिशियल सर्विसेज। जुडिशियल सर्विसेज में जितने भी लोगों को अपॉइंट करता है, ये अगेन किससे करता है डिस्कशन, हाई कोर्ट वगैरह से करता है। ये पॉइंट ध्यान रखना यार, है ना, इसमें कंफ्यूजन होता है जनरली। ठीक है जी। ओके। अब देखो यार, अब कुछ आपके थोड़े कंपैरिजन बचे हैं और कुछ थोड़ा सा और डिटेल बचा है ना, उसके बाद में क्लास आपकी ओवर है। तो मैं आपको कंपैरिजन वगैरह करके दिखा देता हूँ किसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है। पहले ये बता दो, यहाँ तक सबको चीजें क्लियर है ना।
ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये जो गवर्नर होता है ना भाई, इसके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो आपके बुक में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, वो तो आपको ध्यान रखनी ही है, और कुछ मैं और बताऊंगा वो भी आपको ध्यान रखने हैं। उसके अलावा जो आपकी ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है, इनका ध्यान रखना है यार। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन देता है और बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। तो इसलिए आपको डिस्क्रिशनरी पावर जो मैं आपको बताऊंगा अभी, आपको याद होनी चाहिए। और देखो, पहले तो कुछ आर्टिकल्स के बारे में जान लो यार। आर्टिकल 154, 163 और एक आर्टिकल है 164। 154 देखो क्या कहता है कि ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, मतलब जो आपकी ये जो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर है, इसको डिफाइन करता है। अच्छा, आर्टिकल 153 यहीं लिख लो, इसी के अंदर क्या आपका गवर्नर है ना। गवर्नर जो पोस्ट है आपकी, इसी आर्टिकल के अंदर है। 154 में बोलता है कि ये एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट है, ऑल द एग्जीक्यूटिव इसी के नाम पे लिए जाएंगे, है ना, इसी के अकॉर्डिंग चलेगा सब कुछ। फिर आता है आपका आर्टिकल 163। 163 क्या कहता है कि आपकी ये जो गवर्नर होगा, इसके लिए चीफ मिनिस्टर होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, है ना, जो इसको क्या करेंगे भाई, इसको बोलेंगे कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है। बट इसके कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी है। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब क्या होता है कि ये अपनी मर्जी पर भी क्या कर सकता है, कुछ एक्शन ले सकता है। इसको चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सुनने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना भाई, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 42nd, ये मैंने आपको पढ़ाया था। इसने क्या कहा था भाई, इसने कहा था कि आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एडवाइस देंगे, किसको, जो भी आपके प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे, ये क्या होगी, इसके ऊपर बाइंडिंग होगी, मतलब प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी। यहां से अपने को क्या पता चलता है कि जो आपका प्रेसिडेंट होता है, इसके पास में खुद की कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है ना। खुद की मतलब से कुछ भी नहीं कर सकता ये। इससे अपने को ये पता चला। अब ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसमें सिर्फ प्रेसिडेंट की बात की थी, गवर्नर की बात नहीं की थी। तो मतलब गवर्नर पे ये लागू नहीं होता है। तो मतलब गवर्नर के पास क्या होती है, हैज इट्स ओन डिस्क्रिशनरी पावर्स। इसके पास खुद की डिस्क्रिशनरी पावर्स है, जो अपने बल पे ये क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ठीक। 164 देखो आर्टिकल क्या बोलता है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वही सेम चीज है। ठीक है। और ये जो आपका 64 है ना, ये क्या आपका फाउंडेशन ऑफ द स्टेट पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसी के बेसिस पे आपकी पूरी स्टेट गवर्नमेंट चलती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, वो और ध्यान रख लेना यार। जैसे आर्टिकल आपका 155 है, ये क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है। ठीक। जैसा आपका आर्टिकल हो गया 156, इसमें आपकी क्या है, टर्म है गवर्नर की। ठीक है जी। 157 ध्यान रख लेना, क्वालिफिकेशन। इनको देखो ऑर्डर में याद रखो, एक आर्टिकल याद रहेगा ना, फिर सारा रहेगा। जैसे 153 के है ना, फिर 154 अगर आपको याद है, फिर 55 से ऐसे याद रख सकते हो, अपॉइंटमेंट, टर्म, क्वालिफिकेशन। ठीक है जी। 158 भी ध्यान रखना, इसमें क्या है, कंडीशन है कि भाई अगर आपको गवर्नर बनना है तो क्या क्या कंडीशन आप पे अप्लाई होती है। 159 में आपकी ओथ आ जाती है। ओथ कौन लेता है भाई, आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लेता है। ठीक। 161 ध्यान रखना, इसमें क्या आपकी पार्डन पावर्स है, पार्डनिंग पावर्स है ना, वो है। अब मेरे को ये बताओ, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट आपकी कौन से आर्टिकल के अंदर है, बताओ। 176 ध्यान रखना, स्पेशल एड्रेस होता है ना, जो आपकी इलेक्शन के बाद में होता है, वो वाला। 200 ध्यान रखना, इसमें असेंट टू बिल आपकी। 201 रखना, इसमें बिल रिजर्वेशन है आपका, कि प्रेसिडेंट के लिए क्या कर सकता है, बिल रिजर्व कर सकता है, ये आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना 201। एक 234 रखना, इसमें जितने भी आपके पर्सन के अपॉइंटमेंट वगैरह है ना, वो है। तो प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर कौन से में है, 72 में है क्या, या 71 में है। 72 में क्या आपकी पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की, सॉरी 72 में। ठीक है।
ठीक है, कर दिया लोग। 1 रुपये मिलता है आपको, है ना। फोन पे नंबर भेज देना, कर दूंगा। अब चलिए बात करते हैं कुछ डिस्क्रिशनरी पावर और फिर कंपैरिजन, है ना, थोड़ा कंपैरिजन करके क्लास खत्म कर देंगे। अब देखो, गवर्नर के पास क्या क्या डिस्क्रिशनरी पावर होती है। डिस्क्रिशनरी पावर ध्यान रखना है यार, एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, गवर्नर ऑफिस आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 से लागू हुआ था, है ना, पढ़ाया था मैंने, गवर्नर का ऑफिस वहीं से लिया अपन ने। अब देखो, गवर्नर के पास क्या होती है भाई, डिस्क्रिशनरी पावर। अच्छा, कोई पावर डिस्क्रिशनरी है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? गवर्नर ही डिसाइड करेगा। गवर्नर डिसाइड हिमसेल्फ, ठीक है ना। अब ना इसके पास कुछ तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको दिया है, ठीक है। ये कौन सी आपको ध्यान रखना है। पहला तो है आपका रिजर्वेशन ऑफ बिल, जो आपके देखा था आपने कि रिजर्व कर लेता प्रेसिडेंट के लिए बिल। रिजर्वेशन ऑफ बिल किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। और क्या होती है भाई, प्रेसिडेंट रूल की रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। किसको रिकमेंड करता है, प्रेसिडेंट को ही करता है ना। अब देखो, प्रेसिडेंट रूल लगाना है भाई, एक बात बताओ, आपकी सोचने वाली बात है। आ, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आगे जाके पूछेगा थोड़ी भाई प्रेसिडेंट रूल लगा दूं क्या, और वो थोड़ी बोलेंगे कि भाई लगा दे प्रेसिडेंट रूल। क्यों लगवाएंगे वो प्रेसिडेंट रूल, है ना, वो तो उनके खिलाफ लग रहा है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। रिजर्वेशन ऑफ बिल भी आप सोच के देख लो, रिजर्वेशन ऑफ बिल आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्यों कहेंगे भाई उसके पास भेजते। वो तो ये बोलेंगे ना भाई पास कर दे, हमारी गवर्नमेंट का तो है, समझ गए, ठीक है। अरे 1 रुपए से क्या नहीं होता है। अब वो रजनीकांत वाली मूवी नहीं देखी क्या, क्या नाम था यार उस मूवी का, नाम भूल गया मैं तो। 1 रुपए से वो क्या से क्या कर देता है। एक होती है भाई ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है ना, ये आपको कुछ स्टेट्स के अंदर देखने को मिलेगी। इसकी जो फंडिंग होती है ना, फंडिंग, कि इनको कितना फंड मिलेगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है ना। और ये कौन सी स्टेट स्टेट में मिलेगा आपको, ये मिलेगा असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में और मिजोरम में, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, आपकी ऑटोनोमस बॉडी है भाई। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, खुद के हिसाब से चलती है ना, क्योंकि ट्राइबल बॉडी है तो खुद के हिसाब से चलेगी यार, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, ओके। और देखो, इसके पास और कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर क्या है, सीकिंग इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था ये सीएम से कुछ भी बात पूछ सकता है भाई, फ्रॉम सीएम। ये भी इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब ये सब खुद की पावर है, खुद की मर्जी से करता है, किसी के कहने पे नहीं करता है, ठीक है ना। अब ये तो हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल मेंशन, और कुछ क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, हिडन बोलते हैं इनको, हिडन डिस्क्रिशनरी। अब ये जो हिडन डिस्क्रिशनरी पावर है ना, ये किसके पास है, आपके गवर्नर के पास भी है, प्लस प्रेसिडेंट के पास भी है। अब देखो, ये हिडन है ना, इसीलिए बोलते हैं कि प्रेसिडेंट के पास कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, बट ये हिडन है, ठीक है। अब देखो, ये कौन सी हो जाएगी। एक तो हो जाती है आपकी अपॉइंटमेंट। आपको याद है मैंने आपको करवाया था कि जब आपका पीएम वगैरह चल बसे, है ना, तो चल बसे, और अगर आपकी कोई भी मेजोरिटी नहीं है हाउस के अंदर, तो आपका क्या करता है, ये जो गवर्नर सॉरी प्रेसिडेंट होता है, यही क्या कर देता था, अपॉइंट कर देता था वहां पे। तो सेम केस गवर्नर के पास है, अगर कोई सीएम चल बसे और वहां पे कोई भी स्पेशल मेजोरिटी नहीं है, तो ये जो सीएम का अपॉइंटमेंट होता है उस केस में कौन करता है, आपकी गवर्नर करता है, इफ डेथ एंड नो मेजोरिटी, कोई भी मेजोरिटी नहीं है, क्लियर मेजोरिटी नहीं है, ठीक।
अगर कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं होता भाई, कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं होता है, तो उस केस में क्या कर सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस सीएम को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। ये भी हिडन हो गई। ये तब भी होगा ना जब कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं होगा। डिसोल्यूशन कर सकता है भाई, डिसोल्व कर सकता है। कब करता है, नो मेजोरिटी। देखो एक तो तब होता है डिसोल्यूशन जब आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है, कहता है तब। एक होता है जब मेजोरिटी नहीं रहेगी, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तब क्या कर देगा, डिसोल्व कर देगा। डिसोल्व मतलब सरकार को खत्म कर देगा, अब नया इलेक्शन होगा। ठीक है ना, तो ये सारी क्या है भाई, हिडन डिस्क्रिशनरी पावर्स है। ठीक है ना, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ी कंपैरिजन जान लेते हैं, छोटे छोटे कंपैरिजन है, तो रिकॉल करवा देता हूँ कुल मिला के, कोई बड़े कंपैरिजन नहीं है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आपके जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में। ऑर्डिनरी बिल वैसे आपकी बुक के अंदर बहुत अच्छे से समझाया गया है ऑलरेडी। तो इधर आपका प्रेसिडेंट आ जाएगा, इधर आपका क्या आ जाएगा, गवर्नर। देखो कोई भी ऑर्डिनरी बिल होता है वो अगर दोनों हाउस ने आपके पास कर दिया, चाहे सिंगल सीटिंग से करो चाहे डबल सीटिंग से करो, है ना, कैसे भी अगर क्या कर दिया, आपके पास कर दिया, अगर बिल पास्ड बाय हाउसेस, किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास अभी क्या होते हैं, इसके पास तीन ऑप्शन होते हैं, यस, नो और रिकंसिडर, तीन ऑप्शन होते हैं। अब रिकंडीशन में अगर अगेन पास हो गया आपके, तो मैंने बताया था ये क्या हो जाता है, मस्ट पास। अगर वापस पास कर दिया तो इसको फिर क्या करना पड़ता है, पास करना ही पड़ता है। यही सीन था, है ना जी, यही सीन था ना। अब गवर्नर का भी देखो एकदम सेम सीन है। अब देखो यहाँ पे यार एक हाउस भी हो सकता है, दो हाउस भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ कुछ में हाउसेस होता है, कुछ में सिंगल हाउस होता है। पास बाय हाउस किसके पास आएगा, अगेन गवर्नर के पास आएगा। अब गवर्नर के पास अगेन क्या होती है भाई, चार पावर होती है यहाँ पे, यस, नो, रिकंसिडर या फिर रिजर्व। अब रिकंसिडर में तो सेम प्रोसेस है भाई, अगेन अगर पास कर दिया तो क्या करना पड़ेगा, मस्ट पास। रिजर्व किसके पास आता है भाई, प्रेसिडेंट के पास आता है। अब ये बिल चला गया भाई प्रेसिडेंट के पास, किसके पास चला गया है, प्रेसिडेंट के पास जा चुका है। ठीक है ना, अब रिजर्व बिल जब प्रेसिडेंट के पास चला जाता है तो प्रेसिडेंट के पास अगेन तीन आपके क्या होते हैं, आंसर्स होते हैं, मतलब तीन पावर्स होती है इसके पास। क्या क्या होती है, यस, नो या फिर रिकंसिडर। ये तीन आपकी क्या होती है, पावर्स होती है अगेन। अब जब ये रिकंसिडर के लिए भेजा जाता है ना, एक टाइम लिमिट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो हाउसेज होते हैं इनके पास सिर्फ 6 मंथ्स का टाइम होता है रिकंसिडर करने के लिए, ओनली। नहीं नहीं, पॉकेट नहीं कर सकता। ठीक है ना, पॉकेट नहीं कर सकता, पॉकेट वीटो नहीं होता है। इनको क्या करना पड़ता है भाई, 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है, वापस भेजना पड़ता है। इनके पास सिर्फ सस्पेंसिव वीटो होता है। अब देखो अगेन ये बिल आपके क्या हो गया, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब भी गवर्नर ने रिजर्व कर दिया ना बिल, अब भूल जाना गवर्नर एग्जिस्ट करता है। वैन एवर ए बिल इज रिजर्व्ड फॉर द प्रेसिडेंट फॉरगेट अबाउट द गवर्नर। अब जितना भी काम होगा ना भाई, प्रेसिडेंट ही करेगा उस बिल पे। ठीक, अब रिकंसिडर करने के बाद में ये विथ और विदाउट अमेंडमेंट क्या कर सकते हैं, रीपास कर सकते हैं, है ना, रीपास।
अब री पास होगा तो अब देखो ऊपर वाले केसेस में क्या हो रहा था, अगर री पास हो जा रहा है विथ और विदाउट अमेंडमेंट तो उनको पास करना ही पड़ रहा था, बट यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं है ना। अगेन किसके पास आएगा, प्रेसिडेंट के पास आएगा। अब प्रेसिडेंट के पास अगेन क्या होती है, दो कंडीशन होती है, यस और नो। बाकी ऊपर देखो क्या होता था, पास करना ही पड़ता था, बट यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास क्या है, खुद की पावर्स है भाई, वो चाहे तो इस पे एसेंट दे सकता है, चाहे इस पे तो एसेंट नहीं दे सकता है, बट ये अगेन रिकंसिडर के लिए नहीं दे सकता है, ठीक है ना। तो बाउंड नहीं है, ध्यान रखना, नॉट बाउंड। क्लियर है ना, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका सिंपल से ध्यान रखना, वैन रिजर्व, भूल जाओ। ठीक है, इसको भूल जाओ, जब भी रिजर्व हो गया बिल, इसका कोई काम नहीं है फिर। ओके, ये तो हो गया ऑर्डिनरी बिल के बारे में। अब देखो मनी बिल के बारे में क्या सीन है, मनी बिल की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके प्रेसिडेंट आ जाएगा, यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, आपका गवर्नर। ठीक है, अब देखो, याद है मनी बिल में क्या होता था, पहले क्या लगती थी, प्रायर रिकमेंडेशन लगती थी, इसमें भी क्या लगती है, प्रायर रिकमेंडेशन लगती है ना। अब सेम चीज यहाँ पे है भाई, वहां पे भी आपका मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होता था, सिर्फ लोकसभा में होता था, यहाँ पे भी क्या होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस होगा। ठीक, जब आपका ये क्या हो जाए, पास हो जाए, पास बाय हाउसेस, पास बाय हाउसेस, तो इस केस में देखो आपके प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और इस केस में किसके पास आएगा, आपके गवर्नर के पास आएगा। तो अब याद है आपको प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर होती थी, या तो यस बोले या फिर नो बोले, मैंने आपको बताया था ये वापस नहीं भेज सकता फिर, है ना। बट इसके पास क्या होती है, तीन पावर होती है भाई, यस, नो, या फिर रिजर्व। यहाँ पे भी रिजर्व कर सकता है आपके, ठीक है ना, यहाँ पे भी रिजर्व कर सकता है। अब जब भी रिजर्व होगा, अगेन देखो रिजर्व जैसे ही हुआ, गवर्नर को भूल जाओ, अब बिल रिजर्व हो चुका है, ठीक है, अब बिल क्या हो चुका है भाई, रिजर्व हो चुका है। जैसे ही बिल रिजर्व होगा, किसके पास आएगा, प्रेसिडेंट के पास। अगेन प्रेसिडेंट के पास क्या है भाई, अगेन दो पावर आपकी, या तो यस बोले या फिर क्या बोले, आपके नो बोले। ये अगेन क्या नहीं भेज सकता, आपके रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, नो रिकंसिडरेशन। जनरली ये बिल यार पास ही कर दिए जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया था अगर ये पास नहीं हुआ तो भाई क्या हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी, है ना। रिजर्व जब भी होगा, नो रोल। ठीक है ना। अब बात करते हैं भाई आपके ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, पहले ये बताओ, यहां तक सबको क्लियर है ना, अब थोड़ा सा बचा है बस, बताओ। एकदम क्लियर। अब ऑर्डिनेंस में देखो क्या क्या आ जाएगा। ऑर्डिनेंस में आपको वैसे थोड़ा रफ आइडिया ऑलरेडी दे चुका हूं, ऑर्डिनेंस कब बनता है आपके, व्हेन
ईदर हाउस नॉट इन सेशन। नॉट इन सेशन। जबकि गवर्नर के केस में क्या सीन था? गवर्नर के केस में मैंने बताया था ये यूनिकैमरलिज्म भी हो सकता है, बाई कैमरलिज्म भी हो सकता है ना? तो दो केस बनते थे, एक तो बनता था एस एसएलए और एक बनता था आपके एसएलए प्लस एसएलसी, नॉट इन सेशन। और इस केस में क्या हो जाता था? ईदर, दोनों में से एक सेशन में ना हो। तो इस केस में क्या नहीं बनती थी? लॉ नहीं बनती थी। लॉ नहीं बनती थी तो फिर आपका प्रेसिडेंट क्या देता था भाई? ऑर्डिनेंस देता था, है ना? ऑर्डिनेंस कब देता था ये? जब इसको सेटिस्फेक्शन था कि भाई हाँ ऑर्डिनेंस बनाने की जरूरत है, मतलब लॉ बनाने की जरूरत है। सेम केस इसके लिए, है ना? सेम केस इसके लिए। ठीक। इसकी जो पावर है ना ऑर्डिनेंस बनाने की, जितना पार्लियामेंट लॉ बना सकता है ना जिन जिन सब्जेक्ट पे, उन सब्जेक्ट पे ये भी बना सकता है। समझ गए? सेम पावर इसकी है भाई। इसमें क्या हो जाएगा? आपका एसएलए हो जाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जिन सब्जेक्ट्स पे आपकी ऑर्डिनेंस बना सकती है उस पे ये गवर्नर भी बना सकता है। ठीक है जी। इसका भी सेम फोर्स और जितना पावर आपकी पार्लियामेंट की लॉज का होता है उतना ही पावर क्या होता है इसकी लॉज का होता है। सेम पावर इसका क्या होता है? इसका होता है। ओके। ये अपनी ऑर्डिनेंस को कभी भी क्या कर सकता है? विड्रॉ कर सकता है। सेम ये एकदम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये नहीं कर सकता था, ये भी कर सकता है, सॉरी, ये भी आपका कर सकता है किसी भी टाइम। ठीक है। जब भी आपके हाउसेस क्या आ जाते हैं भाई? सेशन में आ जाते हैं। जब भी आपके हाउस सेशन में आ जाए तो कितने दिन तक ये आपका क्या करता है? सरवाइव करता है 6 वीक्स तक। ये 6 वीक तक क्या करता है? आपके सरवाइव करता है। अगर 6 वीक से पहले ही अगर हाउसेस ने डिस्कस कर लिया इसके बारे में और इसको रिपील कर दिया तो 6 वीक से पहले भी इसको रिपील किया जा सकता है। अदरवाइज अगर कोई डिस्कशन नहीं होता है तो 6 वीक तक क्या करता है? आपके सरवाइव करता है। यहां पे भी मैक्स 6 वीक सरवाइव। ठीक है जी। ये जो आपकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ये डिस्क्रिशनरी नहीं है। डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, नॉट ए डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी कैसे नहीं है भाई? इसको कौन कहता है? आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहता है ना? ये भी को क्या नहीं है? आपकी डिस्क्रिशनरी नहीं है, नॉट। ठीक है ना? तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये आपके ना इसको कोई भी इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है ऑर्डिनेंस बनाने के लिए, बट इसको ना 3 केसेस में, 3 केसेस में ऑर्डिनेंस नहीं बना सकता है। और वो देखो 3 केसेस क्या है, सिंपल सा मैं आपको एक लाइन बोल देता हूँ। वो लाइन क्या है? अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी प्रोविजन है ना? कोई भी ऐसी प्रोविजन है जिसके बारे में प्रेसिडेंट ने पहले ही मना कर रखा है ना? कोई भी ऐसा लॉ है जिसके बारे में प्रेसिडेंट ने पहले से नलीफाई कर रखा है और उसको वापस ये लागू करने की कोशिश करता है तो उस केस में क्या हो जाएगा? आपके ये नहीं बना सकता है। समझ गया ना? जिसको प्रेसिडेंट ने एसेंट नहीं दिया है, हाँ नहीं कही है जिस चीज के लिए पहले भी, उसके लिए। ठीक। फाइनली आता है भाई आपका पार्डनिंग पावर। तो पार्डनिंग पावर तो आपको बता ही चुका हूं यार वैसे मैं, है ना? दो ही डिफरेंस है मेजरली, आपके दो ही डिफरेंस है। ठीक है। इसके पास भी वो सारे के सारे, इसके पास भी वो सारे के सारे हैं जो मैंने आपको बताए थे। ठीक। बस डेथ सेंटेंस में इसके पास क्या है? कैन पार्डन। ये क्या नहीं कर सकता है? कैन नॉट पार्डन। बट कैन रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिट, कॉम्यूट, ये सब कर सकता है, मैंने बताया था आपको। ठीक है। कोर्ट मार्शल में इसके पास पावर होती है सिर्फ, इसके पास कोई भी पावर नहीं होती है। समझ गए?
इसी के साथ होता है भाई आपका गवर्नर चैप्टर कंप्लीट। एंड नेक्स्ट अपना होगा मोस्ट प्रोबेबली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, उसके नेक्स्ट होगा स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद में अपन जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, उनके बारे में बात करेंगे। देन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो पूछिए, एनी डाउट। हाँ, एपी हो गए, इकोनॉमिक्स आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। एनी डाउट? बस अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना भाई, उसी दिन सब रिवाइज कर लेना, पढ़ते रहना प्लीज, है ना। एंड रिवीजन साइकिल प्लीज स्टार्ट कर दो, अब किसी का वेट मत करो, रिवीजन बहुत हेल्प करता है यार, बहुत ज्यादा। ठीक है ना। चलिए जी, फिर क्लास एंड करते हैं ना, कल मिलते हैं। एंड कल करेंगे अपन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।